देखिए, एक तो कोई शोक सभा का निजी मेरा कार्यक्रम है और दूसरा 2-3 जगह कार्यकर्ताओं का पोखरण में, सीयू में कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद है। मैं समझता हूँ कि 2-3 प्रमुख मुद्दे इस वक्त हमारे प्रदेश और देश के अंदर हैं। पहला मुद्दा है महिला आरक्षण, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से 2023 में 22 सितंबर को सर्वसम्मति से पारित हो गया, जिसमें कांग्रेस और तमाम इंडिया गठबंधन के साथियों ने एनडीए गवर्नमेंट के साथ मिलकर के महिलाओं को 33% आरक्षण देने का बिल पारित किया। और उसमें सरकार की तरफ से ये था कि 2026 में हमारी जनगणना होगी और उसके बाद में डिलिमिटेशन आयोग बनेगा। डिलिमिटेशन आयोग अपना काम करेगा, सीटें बढ़ेंगी और सीटें बढ़ने के बाद में 33% आरक्षण दिया जाएगा। ये 2023 22 सितंबर को कानून बन गया। उस कानून को 2.5 साल तक भी, 3 साल तक भी 15 अप्रैल 2026 तक नोटिफाइड नहीं किया, गजट नोटिफाइड नहीं किया, यानी वो कानून बना ही नहीं। अब परिसीमन का जो कानून है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसको लेकर के सरकार 16 तारीख को स्पेशल सत्र बुला करके लेकर के आई। जब उनको पता लगा कि कल हम उसमें संशोधन चाहेंगे परिसीमन एक्ट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो महिला आरक्षण से संबंधित है। इसलिए जब महिला आरक्षण बिल जो 2023 का, वो गजट नोटिफाइड ही नहीं हुआ, तो फिर उसमें संशोधन कैसे होगा। तो रात को आनन फानन में उन्होंने नोटिफाइड किया। वो कानून आज लागू हो गया, अब आगे लागू होगा। लेकिन परिसीमन में मनमर्जी का संशोधन करके और 2011 या कहीं की भी सरकार ये लेकर के आई कि सरकार केवल बहुमत से ये तय कर सकेगी कि कौन सी जनसंख्या लेनी है और कहाँ किस तरीके से परिसीमन करना है। जो 2/3 मेजॉरिटी से पास होने वाला कानून है और सोच समझ के संविधान निर्माताओं ने उसको रखा था कि इसका मिसयूज नहीं कर सके, संवैधानिक हमारा जो ढांचा है, संघीय ढांचा, उसको प्रभावित नहीं कर सके, उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी का जब कानून रखा, तो ये स्पष्ट बहुमत का कानून ला करके और उस स्पष्ट बहुमत के आधार के ऊपर अपनी मनमर्जी से जो भी सरकार होगी उसका स्पष्ट बहुमत होगा तो वो करना चाहती है, तो उसका इंडिया गठबंधन के लोगों ने विरोध किया, वो गिर गया। इनका षड्यंत्र कामयाब नहीं हुआ और इन्होंने एक परसेप्शन फैलाना चालू कर दिया कि जो है इंडिया गठबंधन या कांग्रेस पार्टी महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहता। हम ये कह रहे हैं कि जो बिल लेकर के 2023 में आप लेकर के आए थे, हमने पूर्ण समर्थन दिया था, उसको लागू करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ना कि प्रतिपक्ष की या आम व्यक्ति की जिम्मेदारी है। जब वो उस जिम्मेदारी को नहीं निभा सकते, 2027 में इस जनगणना को क्यों ले गया। जब 2023 में आपने स्पष्ट कहा था कि 26 में जनगणना आ जानी चाहिए और परिसीमन आयोग बन करके और 29 में ये लागू होगा, तो आप क्यों लेकर के गए। यानी इनकी मंशा ठीक नहीं है, ये महिलाओं को आरक्षण देना नहीं चाहते हैं, केवल और केवल षड्यंत्र रच करके इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं कि ये महिला आरक्षण, जबकि 1996 में हमने प्रयास किया, 2010 में राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी यूपीए सरकार ने पास कराया, 73वां और 74वां संविधान संशोधन करके पंचायत राज में महिला और ओबीसी, SC ST सबका आरक्षण देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी ने बिना कोई शर्त के जो सरकार बिल लेकर के आई थी नारी शक्ति वंदन अधिनियम का, उसको पारित करा दिया। अब फिर कांग्रेस दोषी कैसे हुई, समझ से परे है। मन मर्जी है जैसे परिसीमन करके इस संघीय ढांचे को ध्वस्त करना चाहते हैं, अपनी कि सब हम ही जीते और 50 साल तक ऐसी व्यवस्था कर दें कि हम ही जीते। आप देखिए, पंचायती राज के चुनाव नहीं करवा रहे हैं, इसमें स्पष्ट 73वां और 74वां संविधान संशोधन है और अनुच्छेद 243 ई और यू, नगर पालिका और पंचायत राज का 5 साल के अंदर अंदर सारी प्रक्रिया करके, चाहे आपको परिसीमन करना हो, चाहे कोई कुछ भी करना हो, उसको करना चाहिए था। इन्होंने नहीं किया, 2.5 साल हो गए। इन्होंने कहा कि ओबीसी का 2022 में फैसला आ गया था, इनको सरकार बनते उसका फैसला करना चाहिए था, ओबीसी आयोग बना देना चाहिए था, आयोग बना करके राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए सर्वे करा देना चाहिए था। सर्वे उन्होंने कर दिया, कंप्लीट है रिपोर्ट,
इसलिए नहीं ले रहे कि हमको चुनाव नहीं कराने, क्योंकि हम तो चुनाव हार जाएंगे और हमारी कुर्सी बदल जाएगी। ये मुख्यमंत्री जी का और बीजेपी के लोगों का सोच है। तो एक तरफ कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, दूसरी तरफ खुद पंचायती राज के चुनाव नहीं करा रहे, जिसमें 33% महिलाओं का आरक्षण है। उसको आप 1.5 साल से लिए बैठे हो, 5, 6, 6.5, 7 साल होने लग गए। नगर निकायों के अंदर और पंचायत राज के अंदर आपने प्रधानों में, जिला परिषदों में सब जगह प्रशासक लगा दिए। पैसा सेंटर से मिल नहीं रहा है, नहीं तो जो स्वयंशासी संस्थाओं को जो ऐड मिलनी चाहिए थी नगर पालिका और नगर परिषदों को, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रही है। और फाइनेंस कमीशन पंचायतों का पैसा भी नहीं दे रहा है। जो है वो 1900 करोड़ रुपए हमारे लैप्स हो गए। तो ये बेईमान लोग हैं और षड्यंत्र रचने का काम करते हैं, इसके अलावा इनका कुछ भी काम नहीं है। राजस्थान के अंदर बिल्कुल पोपाबाई का राज है, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। अपराध बढ़ रहे हैं, बेरोजगार बच्चे रोज़ाना आंदोलन कर रहे हैं। सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर इन्होंने इतना अंकुश लगा दिया है कि कोई कुछ भी अगर सरकार के खिलाफ लग दिया तो उसको जेल में दे दो या थाने में ले जाओ। आपने देखा होगा रिफाइनरी, आप रिफाइनरी को 4 महीने पहले उद्घाटन करने वाले थे, आपने रिफाइनरी का उद्घाटन नहीं किया और उद्घाटन के 24 घंटे के अंदर देश का प्रधानमंत्री आ रहा है और आप वहाँ पर आग लग रही है। तो किसकी जिम्मेदारी है भाई? डबल इंजन की सरकार क्या हमको परेशान करने के लिए, जनता को परेशान करने के लिए डबल इंजन की सरकार है या काम करने के लिए? अगर ये जो ईरान और इजराइल का जो युद्ध है, अगर इससे पहले शुरू होने से पहले अगर हमारी रिफाइनरी चालू हो जाती तो आज हमें पेट्रोल डीजल की कहीं कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं। लेकिन आज आप देखना, ये जो बंगाल के चुनाव हो जाएंगे 29 तारीख को, इसके बाद में 10-10, 15-15, 20-20 रुपये पेट्रोल और डीजल में प्रति लीटर के अंदर बढ़ने वाले हैं पैसे। महंगाई कितनी बड़ी मार आएगी आप बताइए। 4 दिन हो गए, बता ही नहीं पा रहे हैं कि ये आग कैसे लगी, किसने लगाई, कौन दोषी है, किसका सुपरविजन था, जिम्मा किसका था। एक बच्चे ने एक वीडियो मीटिंग कैंसिल होने के बाद में डाल दिया एक फ़ोटो खिंचाने के लिए, उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हो, थानेदार को सस्पेंड कर रहे हो। सस्पेंड तो ये मुख्यमंत्री होना चाहिए कि आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए प्रदेश के अंदर। सस्पेंड तो हरदीप पुरी होना चाहिए जिसके अंडर के अंदर ये रिफाइनरी आती है, उसको बर्खास्त करना चाहिए मंत्री पद से, मुख्यमंत्री को हटाना चाहिए। तो वो काम करना चाहिए, वो तो नहीं कर रहे हैं। हो सकता है, हमें तो इसमें बहुत बड़ी साजिश लग रही है कि कहीं भीड़ का अंदेशा नहीं हो और इनको कार्यक्रम निरस्त करना हो और दुर्भाग्य से ये आग भी लग गई हो। कहीं दोनों का कनेक्शन तो नहीं है, ये जांच का भी विषय है, ये जांच भी होनी चाहिए। बहुत दुखद घटना है आग लगना, और देश के प्रधानमंत्री के आने के वक्त लाखों लोग, हो सकता है जैसा बीजेपी कह रही है, मैं तो मानता नहीं कि इतने लोग आते, लेकिन लाखों लोग जैसे बीजेपी कह रही है अगर आते तो क्या होता बताइए। दुनिया में ऐसा हादसा नहीं हुआ जैसा हादसा हो जाता। तो इसकी जिम्मेदारी कौन है? ट्रंप रोजाना जो कह रहा हमारे लिए, कल क्या कह रहा, नरक का गड्ढा है हिंदुस्तान। अरे शर्म करो, देश के प्रधानमंत्री हो आप, आपको जवाब, आप राष्ट्र के नाम चलते चुनाव में संबोधन करोगे, कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को गाली दोगे, लेकिन आप ट्रंप के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। कितने दिन बचोगे? आप अडानी के खिलाफ एक दिन नहीं बोल सकते, कितने दिन बचोगे? आप हमारे ईडी भेज सकते हो, हमारे लोगों के बंगाल में 200 अफसर और नेता, उनके सबके घरों के बाहर ईडी बैठी है कि नहीं, चुनाव नहीं करोगे, प्रचार नहीं करोगे। और मैं आपको कह रहा हूँ 29 तारीख बाद में वो ईडी पीडी सीडी कुछ भी नज़र नहीं आएगी। तो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, तानाशाही, लोकतंत्र को ख़त्म करना, संविधान को नहीं मानना, और पूरी तरीके से राजस्थान के अंदर ये गवर्नमेंट फेल है। इसके खिलाफ हम लोग संगठन बचाओ बढ़ाओ और लोकतंत्र बचाओ का एक अभियान है जो 30 तारीख तक है। इसमें हम ग्राम पंचायतों के 21 की कार्यकारिणी अध्यक्ष सहित बना रहे हैं, नगर पालिका नगर परिषदों में वार्ड के अध्यक्ष और 21 की कार्यकारिणी बना रहे हैं, और साथ में ही चुनाव नगर निकाय और पंचायत राज के नहीं हो रहे हैं, उसके लिए हम लोग इस भारतीय जनता पार्टी को जनता के सामने एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं।
अभी मैं जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में जाकर के आया, एक पेड़ लगा के आया। आप बताइए, अलॉट किसने किया? सरकार ने किया। क्या वो पट्टा निरस्त हो गया? क्या नहीं हुआ? क्या राजस्थान के अंदर एक भी ऐसा है जिसको आपने परमिशन नहीं दी? वो पट्टा होने के बावजूद आपने परमिशन नहीं दी। क्यों नहीं दी? पैसे जमा करा दिए हमने। और अभी नितिन नवीन आ रहा है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो आ रहे हैं, 7 भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों का राजस्थान के अंदर उद्घाटन करेंगे। ये कांग्रेस के समय में ही तो बने हैं। क्या हमने इनकी परमिशन रोकी? क्या हमने इनका पट्टा रोका? क्या हमने इनके भवन बनाने को रोका? तो इस भवन में कहाँ तकलीफ आ गई? ये जो जिस तरीके की तानाशाही, गुंडागर्दी और जिस तरीके के लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं और क्रैश करने का काम कर रहे हैं विपक्ष को, ये जनता सब समझ रही है। समय आने पे जवाब देगी। पंचायत चुनाव भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। 2028 में यहाँ 2/3 मेजोरिटी से कांग्रेस की सरकार बनेगी और 2029 में भी मोदी जी चलता होंगे। मोदी जी का दोबारा अब शासन नहीं आने वाला है। हो सकता है पहले भी बीच में झोला उठा के चले जाएं, वो तो अब देखते हैं, समय की बात है। लेकिन उन्होंने कहा जब मुझे लगेगा तो मैं झोला उठा के चला जाऊंगा, तो अब लग जाना चाहिए उनको कि देश के लोग उनको पसंद नहीं कर रहे। सर, आपको अभी मेवाराम जैन ने कहा कि कांग्रेस कार्यालय की जो जमीन विवाद है उस पर उनके ही नेता जो है उन पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए भैया, ये हमारा आपस का मामला है। सब बाड़मेर में एकजुट हैं। सब ने मिलकर के, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस वक्त, ये भवन के लिए ज़मीन अलॉट कराई है। इन सबको साथ लेकर के हम भव्य भवन बनाएंगे और सब लोग मिलकर के इसका उद्घाटन करेंगे। ये छोटी मोटी बातें जो चलती रहती हैं, आरोप लगा रहे हैं, पूरा पब्लिकली आरोप है। कौन लगा रहा है? जैन ने अभी आपको, इन्होंने अपनी बात कही है, दूसरे की भी सुन लूंगा। मैं कह रहा हूँ पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कि कोई किसी के खिलाफ नहीं। भारतीय जनता पार्टी की नीयत ठीक नहीं है कि यहाँ भवन नहीं बनना चाहिए, इसलिए वो जो भवन है वो बना के रहेंगे, चाहे हमें कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े, और ये भवन भी बनाएंगे, सब एक साथ उद्घाटन भी करेंगे। मोटा सा जी, मदन राठौड़ का एक बयान है कि हम तो चुनाव कराने के लिए तैयार, चुनाव के लिए हम तो तैयार है, निर्वाचन आयोग ही चुनाव नहीं करवा रहा, वो तो स्वतंत्र बॉडी है, हमारा उसका कोई लेन देन नहीं। क्यों नहीं करा रहा है? निर्वाचन आयोग ने तो आपको 6 महीने से चिट्ठियाँ दे रहा है, बार बार चिट्ठियाँ दे रहा है। आप एससी का रिजर्वेशन की रिपोर्ट दीजिए, ओबीसी की रिपोर्ट दीजिए, और ओबीसी की नहीं दो तो एससी की दे दो तो ही करा दूंगा। अब एससी एसटी की रिपोर्ट के बगैर तो करा नहीं सकता। उन्होंने तो अपनी वोटर लिस्ट का काम कब का ही पूरा कर लिया, फरवरी में ही पंचायत राज का पूरा कर लिया, नगर निकाय का भी कल पूरा हो गया। तो ये कोई बात होती है कि अगर पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ ये कह रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ फिर तो संविधान से उनका विश्वास ही उठ गया है। वो तो संवैधानिक संस्थाओं पर हमले कर रहे हैं। और ओबीसी आयोग किसने बनाया था? भजन लाल जी ने। ओबीसी आयोग से समयबद्ध रिपोर्ट लेना किसकी ड्यूटी थी? ओबीसी आयोग को आंकड़े देना, जो भी संसाधन देना उसकी सर्वे के लिए किसकी ड्यूटी थी? उसके पास कोई सपना आता है क्या कि वो अपनी मर्जी से कर देगा? अगर राज्य निर्वाचन आयोग को सरकार ने अपनी अभिशंसा आरक्षण की रिपोर्ट के साथ भेज दी होती कैबिनेट से पास करा करके, और फिर नहीं कराता, तब तो मैं मानता। और मदन जी राठौड़ के बयान को सीरियस लेते हो क्या वसुंधरा जी के लिए बोलते हैं, क्या दूसरे के लिए बोलते हैं? यू टर्न मास्टर एक तो मदन दिलावर, एक मदन राठौड़। ये दो तो यू टर्न मास्टर है, चाहे जैसे कितना भी ले ले। और सोशल मीडिया में तो भाई साहब उनको देखते हैं तो हंसी आती, हंसी रुकती नहीं कि ऐसे ऐसे लोग हैं इस पार्टी के अंदर। प्रदेश दे वहाँ क्या देखो, बीजेपी में चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रदेश हो, वो डमी बनेगा। वो दिल्ली की पर्ची के बगैर नहीं चल सकता। आप बताइए, यहाँ का प्रभारी है राधा मोहन दास है, वो सीएम से मुँह नहीं बोलता, सीएम उससे मुँह नहीं बोलता, एक साथ एक मीटिंग में नहीं बैठते। जिस दिन बीजेपी का स्थापना दिवस था वहाँ पर आए वो प्रभारी जी, लेकिन आने के बाद में सीकर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने बीजेपी की मीटिंग ली तो मुख्यमंत्री दिल्ली चले गए। क्या काम था मुख्यमंत्री को दिल्ली? बनाया यहाँ का मुख्यमंत्री है, दिल्ली दुपट्टा लेके चला जाता है। तो क्या कर रहे हो आप? पंचायत राज का पैसा नहीं ला रहे, नगर निकाय का नहीं ला रहे। आज तनख्वाह देने के लाले पड़ गए साहब पूरे स्टेट के अंदर। पीएचडी के ठेकेदार सारे के सारे हड़ताल पे, कल परसों आपने देखा होगा। पीडब्ल्यूडी के हड़ताल पे, दूसरे डिपार्टमेंटों के जो काम चल रहे थे कांग्रेस के सरकार के समय, एक पैसा नहीं दे रहे हैं। मैं आपको सही कह रहा हूँ, मैं राजनीति की जगह राजनीति की बात करते हैं, लेकिन आप मीडिया के सामने तो हमें सही बात कहनी चाहिए। 1 रुपया नहीं है इनके पास में,
और एक विजन नहीं है। एक फ्लैक्स की योजना बता दो हमारे समय में, चाहे ये जो चिरंजीवी योजना हो, चाहे बिजली के लिए हमने कुछ दिए हों, 12-12 हज़ार रुपये दिए हों, 150 यूनिट पास, एक योजना बता दो इनकी। 2.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की एक फ्लैक्स की योजना बता दो। कभी तो कह रहे हैं पेड़ लगा रहे हैं, किसानों को सम्मान दे रहे हैं सर, क्या सम्मान निधि दे रहे हैं ना। तो उसमें क्या दे रहे हैं? उसके नाम से तो 3 बार मोदी जी ने वोट ले लिए, और वो जो जितना देना चाहिए वो अभी भी नहीं दे रहे हैं किसान को। किसान को डबल जो है वो डबल आय करने का उन्होंने वादा किया था, किसान की आमदनी दुगुनी करने का, और 2022 तक हो जानी चाहिए थी वो। और जब डबल आय होनी चाहिए थी उस टाइम तो किसान कटीले तार लगा करके दिल्ली से जाने से रोका गया था। आज तक भी पता नहीं कि उस कमेटी का क्या हुआ जिसने 3 जो कृषि कानून जो इन्होंने बनाए थे उनके बारे में जो रिपोर्ट आनी थी उसका क्या हुआ बताओ, भूल गए हो तो। किसानों के लिए 30,000 रुपये का अनुदान घोषित किया कि बैल से अगर खेती करेंगे तो 30,000 रुपये दिए जाएंगे। भाई इनके पास कुछ है ही नहीं, न देने के न करने के लिए, ये तो सब फालतू की बातें हैं। आप तो किसान मारा बेचारा है, 200 किसान मर गए थे अतिवृष्टि के अंदर, ओले पड़े हैं अभी, एक को नहीं दिया। 900 करोड़ रुपए दिए हैं जो केवल बीजेपी के जो विधायक थे ना वहाँ उनको राजी करने के लिए। कांग्रेस के एक जगह भी क्या अतिवृष्टि नहीं हुई, ओलावृष्टि नहीं हुई, फसल खराबा नहीं हुआ क्या? एक को भी नहीं दिया। मेरे विधानसभा मेरे ज़िले के अंदर सीकर के अंदर 5 हम हैं, 3 बीजेपी, 3 को तो 33% से ज़्यादा खराबा दिखा दिया और बाकी को नहीं दिखाया। तो ये तो हर चीज़ में राजनीति कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये अब मीडिया चौथा स्तंभ है, तो ये भी जो सत्य है वो दिखा रहा है, दिखाए, और पता लग जाएगा जब भी कोई चुनाव होंगे तो पता लग जाएगा कौन कितने पानी में। किसान 78 दिन से बाइटू के अंदर धरने पे बैठे हैं हाई टेंशन लाइन को लेकर, उसको लेकर उनका आरोप है कि हमारे पास तो कोई आया ही नहीं, ना तो कांग्रेस का है ना बीजेपी का है, कोई नहीं। तो फिर ये तुम्हारे जो मंत्री हैं इनका क्या काम है? ये टोमी है क्या? ये जो दुपट्टा घुमा करके सुबह सुबह बड़े लोग घुमाते हैं, तो क्या वो उसकी तरह केवल टोमी है क्या? प्रभारी मंत्री क्या कर रहा है? वहाँ का कलेक्टर क्या कर रहा है? वहाँ का एसपी क्या कर रहा है? वहाँ का संभागीय आयुक्त क्या कर रहा है? वहाँ के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? ये हमारा कार्यालय रोकने के लिए तो बीजेपी सक्रिय होगी, तो वहाँ भी सक्रिय हो जाती ना कि ये किसान धरने में बैठे, इनका काम करो। गलतफहमी है इनके, अकल ठिकाने ला देंगे इनकी, ये भवन यहीं बनेगा। गलतफहमी है बीजेपी के। और उनको लेकर जैसलमेर से एक यात्रा निकली थी जो जयपुर पहुंची थी, उसको लेकर लगातार लोग डिमांड कर रहे हैं भाई जो राजस्व रिकॉर्ड में जो बच गया है उसको लिया जाए। भाई मैं कह रहा हूँ ये तो बेच रही है ना अडानी को, हजारों बीघा जो है वो ज़मीन दे दी, और 3200 मेगावाट का कोयला का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए कवायद कर ही रहे हैं कि ये अडानी को देना। ये तो बेईमान लोग हैं। दिल्ली से पर्ची आती है, गुजरात के ठेकेदार आते हैं, वो अपना काम करके चले जाते हैं और हम इनकी तरह देखते रह जाते हैं।